Hello, friends. Welcome to Commerce, all of you. Those who have take admission in the standard 11th. Today we are going to discuss with what is commerce and what is accounts. My dear friends, as you all know, in commerce, account is the base of commerce. If you don't know accounts, then it is you are failed to become a accountant or you are become failed to commerce man. सिंपल सी बात है, अगर आपने कॉमर्स लिया है तो यू शुड नो, यू मस्ट नो अबाउट द अकाउंट्स. व्हाट इज अकाउंटिंग, हाउ इट वर्क्स, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स इन दैट, वी शुड नो इट. माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से कि व्हाट इज अकाउंटिंग एंड व्हाट इज इट्स टर्मिनोलॉजी. फाइन, लेट्स बिगिन. इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने हमारे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू. लेट्स बिगिन. व्हाट इज़ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. सर ये जो डेफिनेशन दी है वो AICPA ने दी हुई है. माय डियर फ्रेंड्स, तो ये डेफिनेशन के मुताबिक अकाउंटिंग क्या है उसका हमें यहाँ पे इन शॉर्ट पूरा का पूरा नॉलेज दे दिया गया है, शॉर्ट में ही दिया गया है. देखते हैं क्या है. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट? सर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. तो सर यहाँ पे कैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड करोगे? तो सिंपल सी बात है, जो सिग्निफिकेंट मैनर में हम उसको इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं, तो वैसे ट्रांजेक्शन्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, उसको समराइज करेंगे एंड उसको क्लासीफाई करेंगे. सिंपल सी बात है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर. मतलब क्या होगा कि वो ट्रांजेक्शन्स जिसको आप फाइनेंशियल कैरेक्टर में मेजर करो, इन टर्म्स ऑफ मनी में हम मेजर कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग बोल सकते हैं. एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, हम यहाँ पे क्या करेंगे? उसके रिजल्ट्स जो भी होंगे उसको इंटरप्रेट करेंगे और उसी के बेसिस पे हम हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं. तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहेगी एग्जाम पर्पज़ के लिए भी और स्टडी पर्पज़ के लिए भी. तो ये डेफिनेशन जो है AICPA ने दी हुई है. तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इसको लर्न ज़रूर करें. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. नंबर 1, फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स. माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ दिमाग में अच्छी तरीके से उतार देना, जो भी ट्रांजेक्शन्स है अगर आप उसको मनी में मेजर नहीं कर सकते हो तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगी, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगा. देखते हैं. ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स विच आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग मेजरेबल इन द मॉनिटरी वैल्यू. मतलब सर ऐसे ट्रांजेक्शन्स जिसको आप मॉनिटरी वैल्यू में मेजर कर सकते हो वहीं यहाँ पर रिकॉर्ड होंगे. एग्जाम्पल, 10,000 kgs ऑफ केमिकल इज परचेज. द वैल्यू ऑफ दिस परचेज हैज टू बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी. दिस केमिकल इज परचेज फॉर 20,000 विच मीन्स दैट 10,000 kg केमिकल इज इक्वल टू 20,000 रुपीज़. तो यहाँ पे जो भी है 10,000 kg का अगर मैं मटेरियल परचेस कर रहा हूँ यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, तो उसकी कॉस्ट कितनी है? 20,000 रुपीज़. तो ये 20,000 मेरे लिए क्या होगा? मॉनेटरी वैल्यू है. तो मैं यहाँ पे केमिकल को एक्सचेंज कर रहा हूँ फॉर द रुपीज़ ऑफ 20,000. मतलब वो 20,000 हमारे लिए क्या होगा? पेएबल होगा. मतलब ये हमारे लिए क्या होगा? मनी मेजरमेंट ट्रांजेक्शन हो जाएगा. ट्रांजेक्शन मेड थ्रू मनी इज नोन एज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. दिस ट्रांजेक्शन हैज़ फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स. माय डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन कैसा कहलाएगा? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कहलाएगा. एंड दिस ट्रांजेक्शन हैज़ दी फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो सिंपल सी बात है, वो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई हमारा ये जो ट्रांजेक्शन है वो कैसा है? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, बिकॉज इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि अकाउंटिंग के अंदर हम उसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जो हमारे मनी मेजरमेंट में पॉसिबल है. फाइन, आगे बढ़ते हैं. नंबर 2, मीडियम एज मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. माय डियर फ्रेंड्स, पहले क्या होता था? पहले पुराने ज़माने की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता था. मतलब अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आपको अपनी चीज़ देनी होगी और सामने वाले की चीज़ को परचेस करना होगा. सपोज़ मान लेते हैं अगर मैं गाड़ी का मैन्युफैक्चरर हूँ और सामने वाला जो है वो डेयरी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है, अगर मैं उसके पास जाता हूँ और बोलता हूँ भाई मुझे भैया 10 लीटर दूध चाहिए,
तो वो क्या बोलेगा, भाई आपके पास गेहूँ है तो आप मुझे गेहूँ दीजिए, मैं आपको दूध देता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे गेहूँ देते हैं और सामने आप क्या करते हैं, दूध लेते हैं, तो ही आपका ये ट्रांजेक्शन पॉसिबल हो पाएगा। आई रिपीट, अगर आप यहाँ पे गेहूँ देते हैं और दूध लेते हैं तो ही आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता था। पहले के ज़माने में बार्टर सिस्टम चलता था। लेकिन सर मैं तो गाड़ी का मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं तो यहाँ पे ऑडी मर्सिडीज वगैरह जो 4 व्हीलर्स है उसको मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ। अब सामने वाले की नीड अगर नहीं है, अगर सामने वाले बंदे की वो नीड नहीं है, तो मैं वो ट्रांजेक्शन को कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ। मतलब मैं बिना दूध के रह जाऊँगा, और वो बिना गेहूँ के तो है ही। सिंपल सी बात है, उसके पास दूध है ज़्यादा, वो बिगड़ जाएगा लेकिन वो किसी को दे नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। तो पहले के ज़माने में क्या चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था। इसी पर्पज़ से यहाँ पे मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब मनी हमारे लिए क्या होगा, एक मीडियम होगा एक्सचेंज के लिए, एक जरिया बनेगा, तो उसी को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है। ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग कम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू द यूसेज ऑफ मनी. Money as an exchange will be received by the seller of 10,000 kgs of chemicals. Sold by this money, he can purchase any other product or services. तो सिंपल सी बात है, हुआ क्या सर, मैं जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन करूँगा उसको सेल करूँगा या परचेज करूँगा ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ मनी। मैंने पैसे दिए और सामने खरीद ली वस्तु, जो भी मुझे चीज़ या वस्तु या प्रोडक्ट मुझे चाहिए थी वो मैंने परचेस कर ली। अब होगा क्या, मैंने तो परचेस कर लिया, अब मैं उसको यूटिलाइज करूंगा, मैं उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करूंगा और मैं सेल करूंगा। मैं सेल करूंगा तो मुझे सामने क्या मिलेगा, बट ऑब्वियस माय डियर फ्रेंड्स, मुझे क्या मिल जाएगा, मनी। मतलब मनी यहाँ पे आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज रहेगा, और जिससे आप बाकी की अदर प्रोडक्ट या सर्विसेज को भी परचेज कर सकते हो। तो एग्जाम्पल देखते हैं, सेलर हैज़ 10,000 kgs ऑफ मटेरियल, सॉरी केमिकल। तो केमिकल को क्या करेगा, सेल करेगा, और उसके सामने वो क्या करेगा, पैसा आएगा। जैसे ही उसने सेल करा तो उसके पास पैसे आए होंगे और उससे वो परचेस करेगा अदर कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज फॉर हिज बिजनेस 20,000 रुपये के लिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मनी क्या हो जाएगा, आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा। देन thus instead of having exchange of product or services against the product, now the product is exchanged against the money, and subsequently money is the convert into product or services. In this manner money becomes medium of exchange for any transaction or event. तो कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, कोई भी इवेंट होगा, उसके लिए हमारा मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करेगा। मतलब अगर मेरे पास मनी आएगा तो ही मैं अपनी अदर प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेस कर सकता हूँ। तो सिंपल सी बात है, नाउअडेज कोई भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो इसीलिए वो ओनली पर्पज ऑफ मनी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन्स। फाइन, इन अकाउंटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड. These transactions are made in cash form or non-cash form, also known as credit transactions. These transactions are performed for any income, expense, assets or liability based activity. माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे 4 चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो आइधर वो एक्सपेंस पर्पज़ के लिए होगा, आइधर वो इनकम पर्पज़ के लिए होगा, आइधर असेट्स और आइधर लायबिलिटीज़। सिंपल सी बात है, अगर मैं ग्रोसरी स्टोर पे जाता हूँ, अपने घर की अगर हम बात करें तो अगर मैं किसी भी बनिए की दुकान पे हम जाते हैं तो वहाँ से हम क्या परचेज़ करते हैं, ग्रोसरी वगैरह परचेज़ करते हैं और सामने उसको कैश वगैरह पे कर देते हैं। फाइन, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। और सर अगर मैं कोई भी अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच रहा हूँ तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनकम बेस्ड एक्टिविटी हो जाएगा। सर अगर मैं कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह परचेस कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा। और अगर मैं कोई भी लोन वगैरह लेता हूँ तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। लेकिन इन सब के अंदर आप देखोगे तो मनी इन्वॉल्व है। मतलब आपका कोई भी ट्रांजेक्शन होगा वो आइधर कैश ट्रांजेक्शन होगा, आइधर क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। नॉन कैश फॉर्म में है लेकिन फिर भी वो क्या होगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाएगा। These transactions are classified and analyzed on the basis of their nature, which is derived from debit credit rules of accounting, जो हम आगे देखने वाले हैं। Due to characteristics of classification and analysis, transactions of prescribed time can be seen together at one place. Example, what is the opening balance of the assets? How many assets were purchased? How many assets were sold? What is the closing balance of assets? Answer of all these questions are obtained because of classification and analysis. सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, हमने ड्यूरिंग द ईयर जो भी ट्रांजेक्शन्स किए होंगे उसको हम क्लासीफाई करेंगे, उसको हम इंटरप्रेट करेंगे, उसको हम समराइज करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ड्यूरिंग द ईयर पर्टिकुलर असेट का हमारे पास बैलेंस कितना था,
ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेज कितना किया, एंड व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस राइट नाउ। तो इन सारे सवालों के जवाब हमें कहाँ से मिल सकते हैं? तो सर ये क्लासिफिकेशन और इंटरप्रिटेशन से मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। अब वो ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पे क्या करेंगे? इंटरप्रेट करेंगे। फाइन। इन अकाउंटिंग ओनली अकाउंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड, खाली हम अकाउंट ही नहीं बनाएंगे, बट आफ्टर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर द प्रिस्क्राइब नॉर्म्स दे आर ऑल्सो इंटरप्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्लोज डिटेल्स एंड फिगर्स। मतलब हमारा यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा? क्वांटिटेटिव फॉर्म्स में होगा। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होगा? जिसको आप यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज में यानी कि फिगर्स में मेंशन कर सकते हो। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी अगर बंदा है, अगर हमें उसको मेजर करना है कि वो हेल्दी है कि नहीं है, तो सर उसका बीपी चेक किया जाता है, ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, 120 से लेकर 80 के बीच में होना चाहिए। इट इंडिकेट्स दैट द पर्सन इज हेल्दी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ब्लड प्रेशर। अगर 120 और 80 इज द मेजर ऑफ द ब्लड प्रेशर एंड द कॉमन हेल्दी इज द इंटरप्रिटेशन। तो सिंपल सी बात है, जिसका ब्लड प्रेशर यहाँ पे 120 से लेकर 80 के बीच में होगा, मतलब अपर लिमिट 120 और लोअर लिमिट 80 का होगा, तो वो बंदा हेल्दी है, हम ऐसा कह सकते हैं। इन अकाउंटिंग, वैसे ही अकाउंटिंग में क्या होता है? इंटरप्रिटेशन कैन बी डन फ्रॉम द अकाउंट्स प्रिपेयर्ड। एग्जाम्पल, टोटल इनकम 20,000 एंड द टोटल एक्सपेंस 12,000, द डिफरेंस क्या आया? 8,000। तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस में बोल सकता हूँ। तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई पर्सन जो भी है वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से बेनिफिटेड हुआ है, मतलब उसको बेनिफिट हुआ है। फाइन। इन दिस मैनर ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग कैन बी इंटरप्रेटेड एंड द रिजल्ट्स कैन बी अंडरस्टूड, और उसके रिजल्ट्स जो भी हम क्या कर सकते हैं उसको अंडरस्टूड कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इट शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सो यहाँ पे ओनली क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, यानी कि क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन क्या होगी यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी। इकोनॉमिक डिसीजंस, different stakeholders take their decisions based on the accounts prepared by the accounting. Example, creditors make decision to lend money to the company, potential shareholder make decision to invest their funds, company itself makes decision for its own development. All these decisions are based on the money, thus are known as economic decisions. Thus accounting assists to make economic decisions. यहाँ पे अकाउंटिंग हमें क्या हेल्प करता है कि हमें पर्टिकुलर जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेने हैं वहाँ पे हमें ये हेल्पफुल होता है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ऐसा बोला गया है कि भाई क्रेडिटर्स को जो भी है वो कंपनी को पैसे लेंड करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। आप कौन से बंदे को अपने पैसे लेंड करना चाहोगे? अगर आप किसी को पैसे उधार देना चाहते हो या लोन देना चाहते हो तो आप कैसे बंदे को ये पैसे लेंड करोगे, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आगे बढ़ते हैं ताकि आपको पता चल जाएगा भाई व्हाट इज़ इकोनॉमिक डिसीजंस और व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस। फाइन, आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन। अकाउंट्स जो भी है वो सारे के सारे उसमें पास्ट ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्ड किए गए होंगे अकाउंटिंग के अंदर, तो वहाँ से हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। देखते हैं, इन अकाउंटिंग ऑल द पास्ट ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड। दिस पास्ट ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डिंग और इवेंट्स बिकम्स हिस्ट्री। पास्ट ऑलवेज डिस्क्लोज हिस्ट्री। Accounts prepared on the basis of the history represent historical information and results. Thus, accounting has relation with the historical information. Characteristics which are derived from the definition explain the process of accounting. From where this process commences? कि भाई ये process आपकी कहाँ से start हुई? From which stages does it pass? कौन से stage से वो pass होगा? What is the derived from the each stage? What is derived at the end of the process? Definition and characteristics प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल दिस इश्यूज। हमारे पास जो भी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर डेफिनेशन है वहाँ से हम ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन का पता लगा सकते हैं। तो अकाउंटिंग के जो भी स्टेजेस है वो हमें यहाँ पे दिए गए हैं, मस्त एकदम जोरदार चार्ट बना के दिया हुआ है। पूरा का पूरा अकाउंटिंग का साइकिल हमारे पास है। नंबर 1 रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्डिंग होता है सबसे पहले ट्रांजेक्शन का, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन होता है, उसके बाद एनालिसिस होता है, उसके बाद कंक्लूजन आता है, देन इंटरप्रिटेशन एंड देन उसके बेसिस पे रिपोर्ट बनाया जाता है। रिपोर्ट का मतलब क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। इन ब्रीफ, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, क्लासिफाइज, एनालाइज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स एंड गिव्स कंक्लूजन्स। फाइन, ये सब कुछ हो जाने के बाद हम रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं। रिपोर्ट का मतलब क्या होगा, हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हैं, एनुअल अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, जिसके बेसिस पे हम हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट एज वेल एज हमारा पोजीशन क्या है वो जान सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स एंड द मेजरमेंट इन मनी, यानी कि हमारे लिए इनपुट हो जाएगा ट्रांजेक्शन और इवेंट का। उसके बाद क्या होता है, प्रोसेस होता है। प्रोसेस का मतलब क्या होगा,
ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, कंक्लूजन देना, एनालिसिस करना एंड उसके बेसिस पे इंटरप्रेट करना जो भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसका। उसके बाद हमें प्रिपेयर करना है रिपोर्ट, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी उसके बेस पे हम यहाँ पर रिपोर्ट बनाएंगे। फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी हमारी अकाउंटिंग की। उसके बाद रहेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सर ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे अकाउंटिंग प्रिपेयर करने की? नंबर 1, परमानेंट रिकॉर्ड्स। सर ये रिकॉर्ड्स जो भी वो हमारे पास लाइफ टाइम के लिए रहेंगे इन द रिटन फॉर्म और आइदर इन द सॉफ्ट कॉपी फॉर्म। नाउअडेज अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी आ चुके हैं, जैसे कि टैली है, मिरेकल वगैरह है, बराबर है। ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर वगैरह है अकाउंटिंग के है, बुक कीपिंग वगैरह है, बुक कीपर है एक्सेट्रा। तो ये सारे हम अकाउंटिंग जो भी सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करके हमारा डेटा जो है उसको सेव कर सकते हैं। देन टू नो द इफेक्ट ऑफ द ईच ट्रांजेक्शन। सर हमारे हर एक ट्रांजेक्शन की इफेक्ट क्या है वो जानने के लिए, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है बिजनेस की, ये जानने के लिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टू नो द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारा टू नो द इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स, कि भाई कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है उनकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे गैदर करनी होगी कि जो हमारे प्रॉफिट या लॉस को अफेक्ट कर सकते हैं या जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप उसके लिए अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर करोगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स जो भी है वो हमारे लिए अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए वाइटल रोल प्ले करता है कि भाई टू नो द इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स। नेक्स्ट टू डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी। सर अगर मुझे पता ही नहीं होगा मेरा इनकम या लॉस कितना है, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है, मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, तो मैं अपनी टैक्स लायबिलिटी को भी डिटरमाइन नहीं कर सकता हूँ। तो सिंपल सी बात है, प्रिपेयरिंग अकाउंट्स वी कम टू नो अबाउट दी अवर टैक्स लायबिलिटी और अवर बर्डन ऑफ टैक्स। देन टू नो द क्वांटम यानी कि साइज ऑफ द पेएबल्स। सर मुझे एट द एंड ऑफ द ईयर किसको कितना पे करना है वो मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं खाली कैश ट्रांजेक्शन तो करता ही नहीं हूँ, मैं यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी करता हूँ। तो मुझे पता चलेगा भाई मैंने कितना परचेज ऑफ रॉ मटेरियल किया हुआ है क्रेडिट पे, और हमारा जो भी ये अमाउंट होगा वो कितने साइज का रहेगा, कितना अमाउंट मुझे पेएबल रहेगा इन द फ्यूचर, बराबर। तो टिल द नॉन पेमेंट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी। जब तक ये पेमेंट आप नहीं करते हो तब तक वो आपके लिए क्या कहलाएगा? लायबिलिटी कहलाएगा। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर कि भाई आपकी लायबिलिटी का अमाउंट कितना है, उसका क्वांटम कितना है, उसको एसर्टेन कर सकते हो आप बेस्ड ऑन अकाउंट्स। फाइन, आगे बढ़ते हैं टू नो द क्वांटम ऑफ रिसीवेबल्स। सर मुझे किसके पास से कितना पैसा लेना है, मेरे कस्टमर्स के पास से, तो सिंपल सी बात है उसका अमाउंट भी मैं यहाँ पे जान सकता हूँ बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा हमारे अकाउंटिंग का कि सर हम यहाँ पे जो भी बिजनेस की एक्टिविटी करते हैं वो एक ही पर्पज़ के लिए करते हैं, टू अर्न द प्रॉफिट। तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है वो भी हम जान सकते हैं। द सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंट्स इज टू मेजर अर्न प्रॉफिट और इनकर लॉसेज फॉर द रिस्पेक्टिव पीरियड। द मेजरमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी इज मेड अवेलेबल बाय अकाउंटिंग। ये ओनली बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग ही पॉसिबल हो सकता है कि आप अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। टू नो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द बिजनेस। At the end of the year, what is the size of the liabilities, assets and receivables of the business can be seen from the accounts under accounting system. When assets and receivables are more than liabilities, it can be said that it is a good economic condition. So economic condition which is known solvency can be known from the accounts. My dear friends, अगर मेरी assets की वैल्यू ज़्यादा होगी as compared to my liabilities, तो मैं क्या कहलाऊँगा? मैं इकोनॉमिकली साउंड हूँ। मैं अपनी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो कैसी है? गुड है। ऐसा हम बोल सकते हैं हमारे बिजनेस के लिए भी, और हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई हमारा सॉल्वेंसी जो भी है वो बहुत ही बढ़िया है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। बाय इन्वेस्टिगेटिंग प्रिपेयर्ड अकाउंट्स फाइनेंशियल मिस्टेक्स और क्राइम्स कैन बी ट्रेस आउट। अकाउंटिंग हेल्प्स टू प्रिवेंट सच काइंड्स ऑफ अनडिजायरेबल इवेंट्स। अकाउंटिंग मेंटेन्स इनडायरेक्ट कंट्रोल टू ओवर द एरर्स एंड फ्रॉड। माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी हमने ट्रांजेक्शन्स किए होंगे, अगर हमने उसका अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से किया होगा तो हमारी जो भी मिस्टेक्स वगैरह, जो भी फ्रॉड वगैरह हो होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली कंट्रोल हम बाय प्रिपेयरिंग अकाउंट्स उसके ऊपर रख सकते हैं। फाइन, तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को विदाउट फेल। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 3 चीज़ें बेसिकली सीख ली है कि एक तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगी। ये 3 पॉइंट हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो आई होप सो कि आप इसको गो थ्रू करेंगे, लर्न करेंगे, और अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा,
और अगर कोई भी डाउट वगैरह है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं प्लीज़। और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।